इनके सुरेंद्र भाई मैं आपको रोकूंगा तो सुरेंद्र राजपूत साहब का सीधा आरोप है, हरिद्वार दुबे साहब से इन तमाम आरोपों पर जवाब लेंगे कि सुरेंद्र राजपूत साहब ने कहा कि साहब एक तरफ किसान की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से डाला जा रहा है, निकाला ज्यादा जा रहा है, डाला कम जा रहा है, ये आरोप उनका है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जी हाँ, एक तरफ भाजपा मास्टर स्ट्रोक लगाने में जुटी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी जातीय आधार पर गोलबंदी की उन्होंने बात की। सीधे सीधे उन्होंने कहा उनका फोकस ओबीसी और दलितों पर है, इनके साथ ही ब्राह्मण जैसी अगड़ी जाति के वोट हासिल करने की भी रणनीति है। पश्चिमी यूपी में संतुलन साधने के लिए जाटों और मुसलमानों के वोट पर भी नजर है। आज अखिलेश ने जो खास बयान दिए उसे एक एक कर आपको सुनना चाहिए। अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। और सभापति महोदय, नियत साफ हो तब हम उम्मीद करेंगे कि आरक्षण बचेगा। हम तो सरकार चलती देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग नहीं हैं? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल व्यवस्था बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सदन बनाना है, हमें सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल व्यवस्था, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए, इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? ये हर जाति के अंदर नफरत फैला दी इन्होंने। तो बिल्कुल अखिलेश यादव ने जो बातें कही वो हमने आपको सुनाई। तो आखिरकार समाजवादी पार्टी का ओबीसी दांव क्या है, अखिलेश का ओबीसी दांव क्या है, इस पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। जी हाँ, जातीय जनगणना भी नहीं तो सपा सरकार बनने पर होगी, ये बात अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने कहा हर जातीय आबादी को लेकर असमंजस में है, हर जाति समझती है कि मैं आबादी में ज्यादा हूं। आरक्षण से जुड़ी जातियों को अपना हक छीनने का संदेह है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलने की शिकायत है। जातीय जनगणना पर करोड़ों खर्च और आंकड़े सामने रखने चाहिए। भाजपा सिर्फ जातियों के बीच नफरत पैदा करने में जुटी है, ये तमाम बातें उन्होंने कही। यहाँ ये समझना जरूरी है कि चुनावी मौसम में ओबीसी जातियों को लेकर भाजपा सरकार का वो कौन सी तैयारी है जिससे सपा आशंकाओं में डूबी है, उसे खतरा सता रहा है। जी जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। सपा को भाजपा की रणनीति जो है उस किस रणनीति से डर है, इसको देखिए। यूपी में 27% ओबीसी आरक्षण के 3 वर्ग बनाने की तैयारी है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुत ज्यादा पिछड़ा वर्ग बन सकता है। 27% कोटे में नए सिरे से तय हो सकती है हिस्सेदारी। 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है इसकी तैयारी। ओबीसी लिस्ट में यूपी में इस वक्त 79 जातियां हैं। पूरे राज्य की आबादी की 54% भागीदारी है। सामाजिक न्याय समिति ने 2019 में ये रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये वो पूरा ताना बाना है जिसको लेकर हर सियासी पार्टी सशंकित है। हरिद्वार दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हरिद्वार दुबे साहब, किस तरह से देखते हैं? देखिए अभी जब हमने नई इस चर्चा को नए मोड़ पर लेके आए, लेकिन उससे पहले भी कांग्रेस और सपा की बात आपने सुनी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जातीय जनगणना की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिल्कुल आंकड़ा जारी होना चाहिए, पता लगना चाहिए साहब कौन कहां खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन अब तक इसको छुपाया जा रहा है। इस पर आपकी राय क्या कहना है हरिद्वार दुबे साहब? अरे न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। पहला तो अखिलेश जी ने तो पहले भी एक बार समझौता करके चुनाव लड़ा था, तो नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। कौन हवा हुआ कि खुद वो सोचें। ट्विटर की राजनीति पूरे कोरोना में जब पूरा प्रदेश जल रहा था, मर रहा था, करा रहा था, तब कहाँ थे अखिलेश जी? कौन सी साइकिल यात्रा से करके लाकर इन लोगों को पूछताछ करते फिर रहे थे? केवल कहने से और जनता के बीच जा कर के बैठने से, उनकी सेवा करने से, उनके दुख दर्दों को समझने में अभी उनको बहुत देर रहेंगे। केवल बोलिए और मीडिया में उनका नाम आ जाए, इसके आधार पर चुनाव सपा को नहीं मिलनी है। उन्होंने अभी कहा था, एक समाचार माध्यम कार्यक्रम हुआ था उसमें कि 400 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। बात सही थी, 403 सीटें थी, 513 वो जीत रहे थे। तो वही कर सकते हैं, वही सोच सकते हैं।
रही कांग्रेस की बात, तो जिस पार्टी में लगातार प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में डूबता चला आया हो, जिसके साथ कुछ न कुछ हो, तो दूसरे को क्या सीख देगा। अरे ये तो उस पार्टी के हैं कि एक प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके नागरवाला कांड का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा आपने। नागरवाला कांड यदि याद दिलाइए, हो सकता है इन लोगों को पता ना हो कि बैंक मैनेजर से नागरवाला के द्वारा पैसा मंगाया गया एक प्रधानमंत्री द्वारा। अब बाद में जब भेद खुली तो नागरवाला मार दिया गया, बैंक का मैनेजर मार दिया गया, उसका आयु मार दिया गया। ये उस पार्टी के लोग क्या बोलेंगे, उनके पास क्या जवाब है। और भ्रष्टाचार किसानों के साथ, तो ये खुद ही देख लें कि जीजा जी क्या करते हैं। ये कांग्रेस के जीजा जी हैं, वो क्या करते हैं। ठीक है हरद्वार दुबे साहब, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त कम है। मुझे दोनों मेहमानों से भी प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने दोनों पर जो बातें कही है। पहले जल्दी से जूही सिंह जी के पास चलता हूं। जूही जी आप बोलिए, सुरेंद्र भाई उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। पहले तो ये दुबे जी सांसद कहाँ के, ये हम भी नहीं जानते, तो ये भी बता दें क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो ये बड़े ध्यान से सुनते हैं, कमरे में बैठ करके टीवी देखते होंगे, जनता के बीच में तो नहीं जाते होंगे। दूसरी बात की 27% आरक्षण है, उसी में आप नई जातियों को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं, 39 नई जातियों को। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी का विधेयक है ना दुबे जी की, किसी और पार्टी ने लाया है, तो इस पर अगर समाजवादी पार्टी जो शुरू से कहती आ रही है कि जातिगत जनगणना आवश्यक है तभी आप कोई पॉलिसी इंटरवेंशन बना सकते हैं, तो इसमें कैसी कोताही। शायद प्रधानमंत्री को आप सुनते नहीं होंगे या ट्विटर उनका देखते नहीं होंगे, देख लिया करिए, केवल सांसद बजाने से आदमी जनप्रतिनिधि नहीं हो जाता। दूसरी बात, तीसरी बात, आप ही देख ले मैडम, अपने ही पता कर ले कि मैं सांसद हूँ कि नहीं हूँ। पहले यही पता कर ले कि मैं सांसद हूँ कि नहीं हूँ। विकेट में फार्म हाउस पर बैठ के राजनीति करता हूँ। राजनीति कहाँ की करते हैं सर, बता दें, हमें पता नहीं। पिछली बार आप बता रहे थे कि क्रांतिकारी धरती से ऐसी पहल पर, तो बलिया चिल्लाइए मत, ठंडे बात करिए, चिल्ला के मत बोलिए। देखिए रोहित जी, ये जो है धमका रहे हैं, तो ये सांसद होने लायक तो करते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, आप जो है आप क्या बनने लायक है ये तो हम ही लोग सब जानते हैं। चुप रहिए सर, होंगे आप कहीं के सांसद चुने हुए तो है, जनता के वोट से ही तो चुने हुए हैं। आपने अपने दूसरे भाग में केवल चुनाव की बात की, ये अधिकार की बात है, ये पिछड़ों के अधिकार की बात है, ये दलितों के अधिकार की बात है। अधिकार अगर कोई मांग रहा है तो इसमें चुनाव की बात कहाँ से हो गई। अधिकार दीजिए, मुझे टिकट नहीं मिलेगा आपको। और हमें ना सर, हम मांग भी नहीं रहे हैं आपकी तरह, हम इतनी वाहियात बात इतने बड़े पैनल पर नहीं करते, इतने सस्ता मिलेगा भी नहीं, बस यहीं पर रटते रहिए केवल। रोहित जी, ये किस स्तर की भाषा है और किस स्तर की मानसिकता है और ये कैसे जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है। अरे आप बोलने का ढंग तो सीखिए, पहले दूसरे को भाषा बताइए। जो ना जानता उसको भाषा बताइए। हमें भाषा बहुत पुराना है मैडम। आप हैं कौन की दूसरे को? मैडम मैं बहुत पुराना भाषा वाला हूँ। अरे हो गए, घर पे बैठो, अगर नई बात करनी आती है किसी से तो घर पे बैठो और मुद्दों की बात करो और तथ्य लेकर आया करो। अरे हमको नहीं आती कि आपको नहीं आती है, आप अपने फार्म हाउस पर जाइए, वहीं से राजनीति सीखिए। हम लोग मैदान के आदमी हैं, आप जैसे घर से बैठ के नहीं राजनीति करते हैं। कहाँ के बता दीजिए ना, कहाँ के? नहीं तो पहले पता तो कर लो, फिर बोलो। नहीं पता है सर, बड़े आश्चर्य। कहाँ सांसद हैं? उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। और नहीं तो पहले पढ़ लीजिए और जानकारी कर लीजिए, तब मीडिया में आया करिए। पर जानकारी कर लीजिए तब आया करिए। नहीं पापा, मीडिया वाले झूठ बोलते हैं आपके जमाने में। क्या रोहित जी, आपका कौन सा मुद्दे की बात? ठीक है, मैं आप दोनों को माफी के साथ रोकूंगा। हरद्वार दुबे साहब आपको भी, जूही जी आपको भी रोकूंगा। मैं सुरेंद्र राजपूत साहब के पास चलूंगा, वो उनकी बात अधूरी रह गई थी, उनको अपनी बात पूरी करनी थी क्योंकि हरद्वार दुबे साहब ने जो प्रतिक्रिया दी थी उस पर उनको भी अपनी बात करनी थी। सुरेंद्र जी आप अपनी बात कहिए। पंडित हरिद्वार दुबे जी एक शब्द जानते होंगे बिहार का, उधर ही के लग रहे हैं, वो जानते हो कि थेथरई कहते हैं उसको। थेथर लोग होते हैं वो थेथरई करते हैं। आप हमको जरा बताओ कि जिस भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र दलित अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस देते पकड़ा गया हो, उस पार्टी के सांसद हरिद्वार दुबे जी। आज तक एक भी प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी आप प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाइए। इनका इतिहास ज्ञान है कि हमारे क्या नाम वो है
नागरवाला डागरवाला जितनी आप बात कर रहे थे, तो देश की सीमाओं की सुरक्षा और पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण को जब आप देखेंगे ना दुबे जी, तब आपको पता चलेगा हमारे जो नेता थे उस रुपए को अपनी जेब में नहीं रखते थे, अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे और मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करते थे और 60 रुपया पेंशन नहीं पाते थे क्या नाम अंग्रेजों से। आप लोग तो 60 रुपया पेंशन लेकर के जिंदा रहे हो, आपके पुरखा जिंदा रहे हैं और आज आप सांसद बन गए हो तो फिक्र ही कर रहे हो। करो भाई, अच्छी बात है, आज की डेट में वक्त आपका है, लेकिन इतना जिंदा हो, बता दें आप भीख नहीं, भीख जनता के पैसा के चाट के जिंदा हो, ऐसी जिंदा में रहते हो राजपूत जी। हाँ, आप इसी में तो और थेथर कांग्रेस में होते हैं, थेथर बीजेपी में नहीं होते हैं। ये थेथर जो होते हैं ना कांग्रेस में होते हैं, सब कांग्रेसी थेथर हैं। आपने दुगनी दाम बता दिए, वो आप नहीं बोले और आप एक महिला के प्रति इतने असम्मान की कोई दाम आपको बताने का मौका नहीं दिया, आपने कोई दाम नहीं है। जनता आज इतनी खुश है, आप अपनी औकात देख लो, अपनी पार्टी की हैसियत देख लो, अपनी पार्टी की हैसियत तो देखो, कहाँ पर जनता चाहती थी पार्टी का आदमी हो। नहीं, मैं माफी के साथ आप सबको लोगूंगा। कौन सा औकात है भाई? मैं माफी के साथ आप सबको आदमी नहीं हो। जी जी, सुरेंद्र जी मैं आपको भी रोकूंगा, हरद्वार दुबे साहब आपको भी और जूही जी आपको भी। लेकिन मैं आप तीनों को ये बता दूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि इस वक्त हमारे पैनल पे जो तीनों लोग मौजूद हैं, तीनों बहुत वरिष्ठ लोग हैं। हरद्वार दुबे साहब सांसद हैं, पुराने नेता हैं, बलिया संबंध रखते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब की बात करें, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, मजबूती से अपनी बात रखते हैं। जूही सिंह जी भी समाजवादी पार्टी की बड़ा चेहरा है और बड़ी मजबूती से अपनी बात रखती है, महिलाओं के विषय में अपनी बात रखती है, पार्टी के विषय में अपनी बात रखती है। मैं तीनों का बहुत सम्मान करता हूं और तीनों अपनी बात मजबूती से रखते हैं। ठीक है, सियासत है, लेकिन मेरा इतना जरूर मानना है कि सियासत में शब्दों की गरिमा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक छोटा सा कमेंट मैं अब तीनों के पास आऊंगा ताकि इस चर्चा को हम खत्म करें, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। और हरद्वार दुबे साहब, बड़े संक्षेप में आपसे शुरुआत करूंगा ताकि तीनों लोग अपनी अपनी बात पूरी रख पाए। कुल मिलाकर ये बताइए कि चुनाव नजदीक है और अब उत्तर प्रदेश में मेरा सीधा सवाल यह है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की उस श्रेणी से आते हैं, क्योंकि आप उस विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी कहती है कि साहब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस जाति की राजनीति की बात हो रही है उसी राजनीति को आगे लेकर बढ़ रही है और वोटरों को कैसे अपने पाले में किया जाए, केंद्र की योजनाओं का कैसे इस्तेमाल किया जाए, यानी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन आरोपों पर आपका क्या कहना, संक्षेप में सर? जनता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जितने कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं, इसको आम जनता ने जो ग्राह्य किया है उसको उनके बीच में ले जाकर प्रचार करना और उसके आधार पर समाज को भाजपा के अनुरूप करना, और समाज वैसे है भी अनुरूप, इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम जात विभेद की बात नहीं करते, सब जात को एक जात में ले आकर चलते हैं। ठीक है, जूही जी आपका कमेंट। जूही सिंह जी। रोहित जी, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, किसान को अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। जब अधिकार मांगने के लिए जो नियुक्तियां होती भी हैं भर्ती की, उसमें 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति, उन पे उत्तर प्रदेश सरकार लाठी डंडे बरसा रही है, फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। ये जनमानस के मुद्दे हैं और चुनाव इसी पर होगा। चुनाव जनता लड़ रही है और वास्तव में जनादेश भी जनता से मिलेगा और उत्तर प्रदेश स्पष्ट जनादेश और शालीन जनादेश देता है और मर्यादित भी देता है। मुझे आशा है कि बलिया की मैं भी हूँ तो बलिया की धरती शर्मसार न हो इस तरह की भाषा और इस तरह की मानसिकता। जी बिल्कुल, तो चलिए बलिया से आप भी आपने बताया और हरद्वार दुबे साहब भी वहीं से। और अब मैं सुरेंद्र राजपूत साहब के पास आऊंगा। सुरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया, फाइनल कमेंट। देखिए, हम तो एक बात कहते हैं, किसान की बात होनी चाहिए, किसान के काले कानून वापस करें। नौजवान की बात होनी चाहिए, 70 लाख उत्तर प्रदेश में रोजगार दें। ओबीसी की बात होनी चाहिए, उनके आरक्षण में बहुत ईमानदारी बरतें। नीट के जो पिछले 4 साल के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों का ये जो बैकलॉग है वो कैसे पूरा होगा वो बता दें।
आप महिलाओं के प्रति सम्मान बरतें, महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई थेथरई करने का पीएचडी कर रखा हो तो उस पीएचडी से अलग हटे। पुराने तो उसके नेता हैं, समय के नेता हैं। इन्हें अटल बिहारी को याद रखना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी को याद रखते हैं, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड जो कहता है। कहा हरिद्वार दुबे जी अटल जी के टाइम के नेता हो, अपना भी सम्मान रखो और भाजपा का भी सम्मान रखो। चलिए, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार दुबे साहब आपका शुक्रिया, सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी, और जूही जी आपका भी शुक्रिया। हम लेकिन आप तीनों का बहुत सम्मान करते हैं और तीनों आप बहुत सम्मानित राजनीतिक दलों के सम्मानित नेता हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात राजनीति के राजभर अध्याय